तो आज आप लोग का 11 मई का करंट अफेयर है। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। 2026-2027 में जो है सीजन में के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने का फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बढ़ाकर कितना कर दिया। तो याद रखिए, व्हाट हैज़ द बीन फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस शुगर फिक्स्ड फॉर द 2026 to 27। तो याद रखिए ये कितना कर दिया है, तो आपका 365 कर दिया है। तो सरकार ने 2026 में सीजन में गन्ने को एफआरपी, याद रखिए एफआरपी बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। पहले ये जो है 355 रुपया था। याद रखिए एफआरपी क्या होता है, एफआरपी यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य। यह वह न्यूनतम कीमत है जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों को देना जरूरी होता है। मतलब अगर किसान अपनी गन्ने की फसल चीनी मिलों को बेचता है तो मिले उस एफआरपी से कम पैसा नहीं दे सकता। एफआरपी कौन तय करता है, तो याद रखिए कृषि एवं लागत मुक्त सीएसीपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सुझाव। फिर जो है आर्थिक मामलों के कैबिनेट मंत्री अंतिम फैसला लेता है। चीनी की रिकवरी क्या है, गन्ने की जितनी ज़्यादा आपको चीनी निकलेगी रिकवरी उतना ज़्यादा होता है। सरकार का यह दाम 10.25 रिकवरी के आधार पर तय किया। याद रखिए 10.25 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिकवरी 10.2 से अधिक हुआ तो किसान है, अगर रिकवरी 10.2 है तो 365 रुपया देना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा है तो कीमत भी बढ़ेगी, लेकिन इससे कम है, अगर 0.1 ज़्यादा प्रतिशत रिकवरी है तो 3.56 रुपया अतिरिक्त मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण, अगर किसी मिल को रिकवरी 10.35 है तो कहीं ना कहीं पॉइंट आपका 1 ज़्यादा है तो किसान को एफआरपी से ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर रिकवरी कम है तो उसी हिसाब से कुछ कटौती किया जाएगा, लेकिन सरकार के किसान की राहत दी है। अगर रिकवरी 9.5% कम अगर हो जाए तब भी किसानों को कम से कम 338.30 प्रति क्विंटल मिलेगा, यानी बहुत ज़्यादा कटौती नहीं होगी। एमएसपी के डिसाइडेड कौन करता है, तो सीएसीपी, याद रखिएगा ई मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड क्राइसिस, कृषि एवं लागत मूल्य वाला। वर्तमान में गवर्नमेंट 22 फसलों पर एमएसपी डिसाइड किया। याद रखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, 22 फसल। और एमएस स्वामीनाथन समिति का संबंध यही एमएसपी से है। इसने कहा था कि किसानों की लागत 1.5 गुना एमएसपी मिलना चाहिए, पर एक फसल ऐसी है जिसका एमएसपी नहीं बल्कि एफआरपी होता है, वो है गन्ने का फसल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य मिलता है। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि हाल ही में जो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है वो आपको 8 मई को मनाया जाता है। क्या है रेड क्रॉस दिवस, तो ये रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस दिन हेनरी डुनेंट को है की जयंती मनाया जाता है, जो रेड क्रॉस के संस्थापक थे और पहले नोबेल प्राइज विजेता भी थे। याद रखिए थीम क्या है, कीप ह्यूमैनिटी अलाइव। पहला जो मनाया गया था रेड क्रॉस दिवस वो 1948 8 मई को मनाया गया था। 1984 में इसे विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में जाना गया था। याद रखिए रेड क्रॉस मूवमेंट क्या होता है, रेड क्रॉस मूवमेंट क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपदा, युद्ध और किसी भी आपात की स्थिति में लोगों को मदद करता था। इसकी शुरुआत जो है हेनरी डुनेंट द्वारा 9 फरवरी 1863 में की गया था। भारत में इसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कहा जाता है, जो 1920 में शुरू हुआ था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह देश भर में जो भी रक्तदान, स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा राहत को काम करती है। हेनरी डुनेंट जेनेवा के स्विट्जरलैंड के निवासी थे। 1901 में रेड क्रॉस मूवमेंट में नोबेल पीस प्राइज मिला। चलते हैं, देखते हैं कि हाल ही में दिवस जो मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, टूना दिवस। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिज। 4 मई को फिर से इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे और 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक डे। थीम क्या है, स्पोर्ट्स, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, कह रहा है कि पूर्व फार्मूला 1 ड्राइवर पैरा ओलंपिक चैंपियन एलेक्स जनार्दी, याद रखिए नाम है क्या, एलेक्स जनार्दी का निधन हो गया। वो किस देश के थे, तो याद रखिएगा वो इटली के थे। क्या लिखा हुआ है कि इटली के एलेक्स जनार्दी को 59 वर्ष में निधन में वो इटली के प्रसिद्ध फार्मूला 1 ड्राइवर और पैरालाई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। एलेक्स जनार्दी ने पहले फार्मूला 1 और कार्ट के चैंपियंस में अपनी पहचान बनाई। 2001 में पैरों को खोने के बाद उन्होंने हैंड बाइक पारासाइकिल पर अपना करियर बनाया। उन्होंने 2012 में लंदन, 2016 में रायो पैरालंपिक गेम में कुल 4 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर जीते। जनार्दी ने CART चैंपियनशिप में 1997-1998 में खिताब जीता। अपने करियर में कुल 12 यूनियन साइकिलिस्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड टाइटल भी जीते। चलिए देखते हैं भारत के मूर्तिकार जो है आपका रामवीर सुतार, जिनका अभी 100 वर्ष में आयु में निधन हो गया। वे महाराष्ट्र से थे। पुरस्कार 1999 उसे पद्म श्री मिला था। 2016 में पद्म विभूषण, महाराष्ट्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पर महाराष्ट्र भूषण भी मिल चुका है। याद रखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1999 में पद्म श्री मिला था किसको, रामवीर सुतार। याद रखिएगा, ऐसे भी हम लोग को पाकिस्तान को 1999 में सुतार दिए थे। 2000 में पद्म भूषण मिला महाराष्ट्र के। मेहर कोस्टलिना जो है 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया थी। उनका निधन हो गया मुंबई में।
मिस इंडिया याद रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य के वो 2024 में उन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और ये अवार्ड पाने वाले वो छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे, उनका निधन हो गया। बांग्लादेश की पहली महिला पीएम थे कौन? खलीदा जिया का निधन हो गया। महिला पीएम थी बांग्लादेश की खलीदा जिया, उनका निधन। पर्यावरण जो है माधव गाडगिल का निधन हो गया, वो महाराष्ट्र से थे। ऑटो जो बायोग्राफी था उनका वॉक अप इन द हिल 2024 में। पद्म विभूषण आपको मिला है 2006 में। और 2024 में जो है संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भारत सरकार ने किस वर्ष माधव गाडगिल समिति का गठन किया? तो याद रखिएगा 2010 में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि पश्चिम घाट में पारिस्थितिक स्वास्थ्य का आकलन किया जा सके। वर्ल्ड आपका बिलियार्ड चैंपियन थे कौन? मनोज कोठारी, उनका निधन हो गया, वो कोलकाता के थे। याद रखिए बिलियार्ड कोठारी 1990 में वर्ल्ड बिलियार्ड चैंपियन भी जीते थे। 2005 में ध्यानचंद पुरस्कार उनको मिला था और 2025 में बिलियार्ड और स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है मनोज कोठारी को 2025 में। ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो में पूर्व प्रमुख सर मार्क टल्ली भारत की आवाज़ के रूप में जाना जाता था। याद रखिएगा सर मार्क टल्ली, उनका निधन हो गया। पद्मश्री 1992, अब पद्म भूषण 2005 और 2002 में ब्रिटेन के नाइटहुड की उपाधि भी इन्हें नवाजा गया। याद रखिएगा ये एक ब्रिटिश भारतीय पत्रकार हैं। आगे है आपका कि पूर्व एक सेकंड, यह है कि पूर्व रेल मंत्री मुकुंद राय था, वो पश्चिम बंगाल के थे। याद रखिए पश्चिम बंगाल के चन्ने के भी कहे जाते हैं, तो उनका निधन हो गया था। याद रखिए एक डेविड थे जो फाइबर यूएसए के ग्रैंड फादर ऑफ द इंटरनेट के रूप में जाना जाता था, वो उनका निधन हो गया। और सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रीय चंद्रिका प्रसाद संतोषी का 2023 में वो 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन समारोह में मुख्य अतिथि थे, उनका निधन हाल ही में 2026 में हुआ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिका जो थे जेम्स वेटकर का निधन हो गया, वो जिम विस्कर ऑटोग्राफी अ लाइफ ऑन द एज, यही इनका बायोग्राफी है, ये बायोग्राफी पूछ सकता है। आशा भोसले जो 92 साल की उम्र में थे, ये पद्म विभूषण 2008 में मिला था। दादा साहेब फाल्के 2001 में, महाराष्ट्र भूषण 2021 में और 1987 में 198 में नाइटिंगेल ऑफ द एशियन पुरस्कार। 2011 में उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हो गया, वो भारतीय सेना की बहादुर अधिकारी थे। लद्दाख का सिर कहे जाने वाले और उन्हें भारत में दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार मिला महावीर चक्र, कौन? ये कर्नल सोनम वांगचुक। लिली दास मलिक ऑल इंडिया रेडियो की पहली असामी महिला न्यूज़ रीडर थी, उनका निधन हो गया। याद रखिए लिली दास मलिक। और टेड टर्नर जिन्हें दुनिया का पहला 24/7 घंटा चलाने वाले न्यूज़ चैनल CNN शुरू किया, वो निधन हो गया। याद रखिए टेड टर्नर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि हाल ही में जो है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के तहत 5 साल के लिए कितनी राशि आवंटन की? तो 5659। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका जो है भारत सरकार ने कपास किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को मजबूत बनाने के लिए कपास उत्पादक मिशन शुरू किया, जो कि 5659.22 करोड़ मंजूरी। यह मिशन 26 से 27 और 2030 से 31 तक चलेगा। यह मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा 26 से 27 से 2030 या 31 तक ज़्यादा चलेगा। ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता वाले कपास पैदा करना है, किसानों की आय बढ़ाना है, भारत में कपास की दुनिया में बेहतर पहचान बनाना है। यह मिशन सरकार 5S, याद रखिएगा हम आपको बताए थे, FA, फिर FR, फिर FS, फिर FC। तो आपका FA मतलब आपका फार्म है, FR मतलब फाइबर है, FC मतलब फैक्ट्री है और FS मतलब आपका क्या है? सॉरी हाँ, FS आपका फैशन है और FB था, FB फाइबर है और FR आपका फॉरेस्ट है। अभी भारत के कपास में उत्पाद में लगभग 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। याद रखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार इसे 2031 तक 755 प्रति किलोग्राम बनाना चाह रही है, प्रति किलो हेक्टेयर तक बढ़ाना चाहती है। कॉटन इंडिया की बात करें, इंडिया के प्रमुख कॉटन प्रोडक्शन स्टेट आपको गुजरात GMT, याद रखिएगा GM, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। हाल ही में केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन की मंजूरी दी ताकि वंदे भारत को अब अपमान को दंड अपराध बनाया जा सके। क्या था भाई? तो वो जो आपका मंजूरी दी तो कौन सा एक्ट के? तो याद रखिएगा ये जो है राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारक अधिनियम 1971 के तहत। क्या है भाई? तो केंद्र सरकार क्या की, राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना और उसे गायन को बाधा डालना भी कानूनी अपराध है। ये बहुत गलत है। जो ये करता है वो क्या है? वो देशद्रोही है। ठीक है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं जो वंदे मातरम है और प्लस जो ये राष्ट्रगीत है और ये जो आपका जनगण मन है, इसको आप इज्जत दें, तवज्जो दें और बहुत ही विनम्रपूर्वक गाएं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान को रोकथाम अधिनियम 1971 को संशोधित किया है। अभी यह कानून है क्या? यह कानून पहले से ही इस चीज़ पर अपमान का पर सजा देता है। जैसे राष्ट्रगान अगर गाएंगे जन गण मन तो और राष्ट्रध्वज तिरंगा का अपमान करेंगे, भारत के संविधान का अपमान करें, अगर कोई जानबूझकर राष्ट्रगान पर बाधा डाल रहा है या अपमान कर रहा है तो उसे 3 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा, या तो ये दोनों होगा। नया मतलब क्या है कि यदि वह अब यही सुरक्षा वंदे मातरम को भी मिलेगा, यानी अगर कोई जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करता है, रुकावट डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। याद रखिएगा फरवरी 2026 में गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम के सभी 6 श्लोक गाए जाएंगे। यह अवधि 3 मिनट की होगी। यदि कोई कार्यक्रम में वंदे मातरम और जनगण मन दोनों ही
है तो वंदे मातरम पहले गाया जाएगा। वन मतलब वंदे मातरम, ऐसा हमें भी आता है, हम गा के सुनाते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम पुलकित यामिनी फुल्लकुसुमित सुमधुरभाषिणी सुभाषिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है वंदे मातरम का इतिहास क्या है कि बंकिम चंद्र चटर्जी है 7 नवंबर 1875 में वंदे मातरम लिखा था। 7 नवंबर 2025 को भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ था। इसी के एवज पे यह उनकी प्रसिद्ध बांग्लादेशी उपन्यास आनंदमठ 1882 में प्रकाशित किया गया था। इसमें भारत की माता की देवी के रूप में दर्शाया गया है। सबसे पहले 1896 में जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। साल 1937 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे पहले 2 छंदों में अपने कार्यक्रम को अपनाया। 1937 के कांग्रेस ने इसे पहले 2 श्लोकों की राष्ट्रगीत माना। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जन गण मन राष्ट्रगान है, लेकिन वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में सम्मान किया जाएगा। आगे बढ़ कह रहा है कि यूरोपियन पॉलिटिक्स कमेटी मतलब ईपीसी समिट में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोप, याद रखिए गैर यूरोप आपका क्या है, कनाडा भाग लिया है। क्या कर रहा है तो याद रखिएगा, एक सेकंड। तो कनाडा जो है आपका कनाडा जो है यूरोपियन पॉलिटिकल कमेटी में समिट में भाग लेने वाला पहला नॉन यूरोपियन कमेटी बना है। ईपीसी की 8वीं बैठक जो है 4 मई 2026 में येरेवन आर्मेनिया में होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कैर्नी ने भाग लिया। पहली बार कोई जो है गैर यूरोपियन भाग लिया, याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका का भाग है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ईपीसी क्या है भैया, ईपीसी यानी यूरोपियन पॉलिटिकल कमेटी एक ऐसा मंच है जहाँ यूरोप की देश सुरक्षा, व्यापक राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करता है। इसकी शुरुआत याद रखिएगा 2022 में हुआ था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब रूस और यूक्रेन के बीच हमला हो रहा था। इस युद्ध में यूरोपियन देश के एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत महसूस हुई। इसमें केवल यूरोपीय संघ के देश ही नहीं बल्कि दूसरे यूरोपियन देश भी हैं। याद रखिए यूरोपीय संघ तो में जरूरी नहीं है कि खाली यूरोप देश हो, यूरोप का बहुत सारा देश नहीं भी है। ईपीसी में 8वीं बैठक जो है 4 मई 2026 को येरवेना आर्मेनिया में होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आर्मेनिया पूछ सकता है और कनाडा गैर था तो इसलिए ये भी पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशियान और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने किया था। लगभग 50 देश के नेता इसमें शामिल हुए थे। फर्स्ट यूरोपियन पॉलिटिकल 6 अक्टूबर 2022 में पैराग्वे में हुआ था, चेक रिपब्लिक में आयोजित किया गया। चलते हैं आगे। याद रखिएगा ये आपका कनाडा है, आपको बता रहे हैं ये आपका कनाडा, ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में आपका 3 देश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको आपका, याद रखिएगा ये आपका सेंट्रल अमेरिका है। चलिए कैपिटल क्या है कनाडा का, आपका ओटावा है। करेंसी कैनेडियन है, मार्क करनी है। विनीपेग जो है गेहूं की सबसे बड़ी मंडी यहीं पे है कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 16 सितंबर 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा लंबी तटीय आपका कनाडा है। उसके बाद आपका नॉर्वे है, याद रखिएगा। यूएस कनाडा बॉर्डर लाइन 49 डिग्री होता है। ये आपका डिग्री है, ये वाला एक सेकंड, ये वाला 49 डिग्री है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। G7 समिट 2025 कनाडा में हुआ था। 51वां एडिशन था, 15 से 17 जून 2025 में हो चुका है। याद रखिए कहाँ, कनाडा के अल्बर्ट कानानसिक में सेकेंड टाइम होस्ट किया है। 2002 में पहले किया था कनाडा, अब 2025 में हो चुका है तो 2 बार। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है सदगुरु जग्गी वासुदेव कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने दिया। 19वां वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियन आपका क्या है, विनीपेग कनाडा में होने वाला है, सॉरी हो चुका है। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त जो है दिनेश कुमार पटनायक और भारत में कनाडा बने कौन, क्रिस्टोफर कूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका इस एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडीबी के एशिया प्रशांत क्षेत्र में बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए कितने अरब डॉलर के निवेश की, तो याद रखिएगा 70 मिलियन। एडीबी जो है एशिया प्रशांत के क्षेत्र में 70 बिलियन डॉलर देगा बिजली कनेक्टिविटी के लिए। क्या है भाई कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एशिया और पैसिफिक रीजन के इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए 70 बिलियन के रीजनल इन्वेस्टमेंट प्लान घोषित किया। यह घोषणा जो है एडीबी के अध्यक्ष मस्तको कांडा, याद रखिएगा, ने समरकंद उज्बेकिस्तान में है, वहाँ पर 49वां वार्षिक बैठक हो रहा था तो वहाँ पे बोले। यह पैसा 2 बार दिया जाएगा। पेन एशियन पावर ग्रिड, देश के बीच बिजली जोड़ना, और एशिया प्रशांत डिजिटल हाईवे, ये तेज इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क बनाना। 2 बड़े कामों के लिए दिया है, सॉरी, तो पेन एशिया पावर ग्रिड और एशिया प्रशांत डिजिटल हाईवे। क्या है भाई, तो याद रखें, एक सेकंड। क्या है कि अगर पेन एशिया पावर ग्रिड की बात करें तो 50 अरब डॉलर, और एशिया पावर जो है डिजिटल हाईवे के लिए आपका 20 अरब डॉलर। क्या है भाई कि पेन एशिया में इसे कई देशों की बिजली लाइनें आपस में जुड़ेगी। अगर किसी देश में ज़्यादा बिजली बनी है तो वो दूसरे देश को देगा। फायदे क्या है, 2035 तक जो है 20 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा, सौर, पवन आदि जोड़ने का लक्ष्य। 22,000 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी। 20 करोड़ लोगों को बेहतर बिजली मिलेगी। बिजली क्षेत्र में होने वाले प्रदूषण 15% कम हो गए, मतलब सस्ती, साफ और लगातार बिजली मिलेगी। और एशिया प्रशांत डिजिटल हाईवे के लिए 20 अरब दिया जाएगा। याद रखिएगा, पेन में पोसेपेन, पैसे 5 याद रखिएगा, यहाँ पे पोसेपेन। यह योजना इंटरनेट और डिजिटल सेवा को मजबूत करेगी। इसके फायदे क्या हैं, 20 करोड़ लोगों को पहली बार ब्रॉडबैंड इंटरनेट दिया जाएगा।
ठीक है। 4 करोड़ लोगों को इंटरनेट गुणवत्ता मिला जाएगा और दूर दराज इलाकों में इंटरनेट 40% तक कम हो सकता है। मतलब गांव और दूर क्षेत्रों में भी तेज इंटरनेट मिलेगा। आगे याद रखिएगा, एडीबी की बात करें तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है। 1966 में स्थापना, मनीला फिलीपींस में, मस्तो सकांडा इसके अध्यक्ष हैं और टोटल मेंबर 69 है। याद रखिए 69वां आपका इसराइल बना है। फॉर्ट्रेन सीड प्रोग्राम लॉन्च किया। याद रखिए फ्रंटियर टियर सीड प्रोग्राम आपका एडीबी लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है? प्रशांत क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। इसके लोग कैपिटल मार्केट मजबूत होगा। मतलब क्या है? स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। एडीबी का 58वां वार्षिक बैठक आपका मिलान इटली में हुआ था। 59 में अभी समरकंद बोले थे उज्बेकिस्तान। एडीबी ने भारत की शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 बिलियन देने की घोषणा की है उसको, भारत को। क्वेश्चन है कि हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल अनिल चौहान के बदले अब तो कोई और हो गया है, कोई है, चलिए देखते हैं, ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये आपका कहाँ? न्यू दिल्ली में। याद रखिए, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस सम्मेलन कहाँ? न्यू दिल्ली में। कहाँ बनेगा? उद्घाटन आपका को है जनरल अनिल चौहान किया है। बीसीआई क्या है? यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस एक ऐसी तकनीक जो इंसान के दिमाग को सिग्नल को पढ़कर उसे कंप्यूटर भाषा में बदल कर, मतलब सैनिक दिमाग में कोई आदेश सोचेंगे, कंप्यूटर उसे समझेगा। ड्रोन, रोबोट और मिसाइल हथियार इसकी हिसाब से काम करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है कि भैया भारत इस तकनीक में रिसर्च बढ़ाएगा, स्वदेशी तकनीक विकास करेगा, सेना और समाज दोनों को उपयोगी बनाना, और इसलिए इस सैनिक वैज्ञानिक संस्था और स्टार्टअप मिलकर काम करेंगे। चलिए, हाल ही में जो आपका ये जो है कोप 31 याद रखिएगा तुर्की में हुआ है। कोप 30 तो अब बेल में ब्राज़ील 2025 में हो चुका है। 31 लेकिन तुर्की में होगा। और याद रखिएगा TTEE मतलब कोप 30 वो अदीस अबाबा इथोपिया में, ये कि ए से अंटालिया तुर्की में, अदीस अबाबा इथोपिया। 10वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन चंडीगढ़ और नॉर्थ टेक सिम्पोसाइज आपका प्रयागराज यूपी। याद रखिए, नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 प्रयागराज यूपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्या है कि संता मात्रा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस आपका संता मात्रा कोलंबिया में, इसकी मेजबानी कोलंबिया नीदरलैंड में मिलकर की। पहला इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस आपका शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में। सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। मेंटेनेंस कमांड्स कंक्लेव 2026 IF नागपुर में। और संयुक्त कमांडो सम्मेलन का दूसरा संस्करण आपका जयपुर में हुआ है। संयुक्त कमांडो का दूसरा संस्करण। 11वां राइसिन डायलॉग आपका न्यू दिल्ली में है। चीफ गेस्ट याद रखें फिनलैंड के प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर स्टब्स आए थे। और थीम क्या है? संस्कार अभिकथन समायोजी उन्नति। 37वां माइल्ड वर्ल्ड कांग्रेस आपका बार्सिलोना, इसमें ये बहुत पहले हो चुका है 2026 में। और अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन आपका न्यू दिल्ली में। शीत जल याद रखें, ये क्या है कि शीत जल पालन गोल्ड वाटर फिशरीज पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आपका श्रीनगर में हुआ है। कह रहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने क्राइम ऑफ इंडिया 2024 में रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध में सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा प्रभावी आपका क्या है कि तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्राइम ऑफ इंडिया 2024 में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो किया। इसमें बताया कि 2024 में कुल 58,86,000 लोग अपराध दर्ज हुए, जिसमें 223 लगभग 6% कम है। साइबर अपराध सबसे बड़ा खतरा है। ऑनलाइन ठगी होता है, फर्जी कॉल होता है, OTP फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी जैसे अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। मुख्यतः साइबर अपराध जो है 17.9% बढ़े हैं। 1 लाख से ज़्यादा साइबर अपराध हुआ है और 73% मामले ऑनलाइन धोखाधड़ी हुआ है। अब आपका ये है, याद रखिएगा, तेलंगाना और कर्नाटक के बाद कर्नाटक है। SC/ST खिलाफ अपराध जो है मामले 3.6% कमी हुआ है। और सबसे ज़्यादा मामला आपका उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जाति ST का अपराध 23.1% की बड़ी गिरावट हुई है। सबसे ज़्यादा मामला आपका मध्य प्रदेश में हुआ। अगर महिला के खिलाफ करें तो महिला के खिलाफ जो अपराध आपको 1.5% कमी हुई है। और कुछ मामले में 4.4 लाख रहे हैं, कुछ मामले लगभग 4. तेलंगाना में आपका महिला का सबसे ज़्यादा आपका अपराध हुआ है। बच्चों के खिलाफ आपराधिक बात करें तो लापता के मामले में बढ़कर 91,375 बच्चे लापता हो गए। बच्चों के खिलाफ अपराध जो है 5.9% की वृद्धि हुई है। ये आपका सेशन यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 ग्रेट लेक और नॉर्थ अमेरिका, इट कंटेन 21% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस फ्रेश वाटर बाय द वॉल्यूम, इट मेक्स द बॉर्डर ऑफ द USA एंड कनाडा। मतलब 5 ऐसा जो है ये लेक है, झील है, जो कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर बनाता है। इसमें से याद रखिएगा सिर्फ एक जो है कनाडा अमेरिका का बॉर्डर नहीं बनाता है, वो ये है मिशिगन पूरी तरह जो है आपका क्या है, आपका USA में है। तो याद रखिएगा, ऐसे अगर एग्जाम इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा सा SM, उसके बाद क्या है EHO, याद रखिए SM EHO, ठीक है। याद रखें माचो ऐसे याद रखें, S माचो MEHO, माचो MECHO। तो लैक सुपीरियर याद रखिएगा। उसके बाद मिशिगन है, फिर आपका ईरी है, फिर होनोर है और आपका ओंटारियो है, ठीक है। HEO होनोर ईरी, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपका, लार्जेस्ट वॉल्यूम है लेक बैकाल का, जो कि रसिया में है। लेकिन लार्जेस्ट सरफेस एरिया की बात करें तो सुपीरियर आपका